जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एसईएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्नों की जो लेक्चर श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है, उसका आज का हमारा ये 13वां लेक्चर है। इसके पहले हम सफलतम 12 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिनके माध्यम से कई सारे प्रश्नों पर चर्चा की है जो मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन से संबंधित रहे। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें अगले 25 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। और आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है आपका भागभद्र, पुष्यमित्र शुंग, देवभूति या देवदत्त। सही ऑप्शन है आपका दोस्तों भागभद्र। भागभद्र जो था वो शुंग वंश का 9वां शासक था, याद रखिएगा 9वां शासक था। और शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और एक ये ब्राह्मण राजवंश था, ये भी ध्यान रखना है। पुष्यमित्र शुंग ने किसको मारा था? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर ही इस वंश की नींव रखी थी। और इसके 9वें शासक भागभद्र के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था। ये कहां आया था दोस्तों? याद रखेंगे विदिशा। विदिशा को आप पहले बेस नगर कहते थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? और हेलियोडोरस को तक्षशिला के राजा एंटीयोकस ने भेजा था, ये भी आपको याद रखना है। इस राजा का नाम लिख लीजिएगा। एंटीयोकस इस समय तक्षशिला के क्षेत्र का राजा था, जिसने हेलियोडोरस को भेजा था राजदूत के रूप में। जब हेलियोडोरस आता है विदिशा दोस्तों, तो यहां पर शुंग वंश के राजकीय धर्म वैष्णव धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और ये भी वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो इसने यूनानी धर्म को छोड़ा और वैष्णव धर्म को स्वीकार किया। और इसके साक्ष्य के तौर पर, स्मृति के तौर पर इसने बेस नगर स्तंभ, याद रखिएगा बेस नगर स्तंभ बोल सकते हैं। इसी को आप बोलते हैं दोस्तों हेलियोडोरस, हेलियोडोरस स्तंभ। क्लियर? या इसी को आप बोलते हैं गरुड़ स्तंभ। तो ये गरुड़ स्तंभ की स्थापना हेलियोडोरस ने करवाई थी। कहां? विदिशा में, जब इसने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया था। याद रखिएगा यूनानी जो थे भारत में, वो कहीं ना कहीं सिकंदर के साथ भारत आए थे। सिकंदर एक यूनानी था और 326 बीसी में ही सिकंदर जो था वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर पहुंचा था भारत में। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सिकंदर भारत कब आया, तो 326 बीसी में आया था। और इसका युद्ध हुआ था पोरस के साथ, जिसको हम हाइडिस्पीच का युद्ध कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और सिकंदर भारत में 19 माह रुका था और याद रखिएगा 325 बीसी में भारत से वापस लौट गया था। इसके बाद बगदाद या बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी 323 बीसी में। जब सिकंदर भारत से बाहर गया था तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अपने उत्तराधिकारी के तौर पर सेल्यूकस को छोड़कर गया था और आगे जाकर एंटीयोकस यहाँ का राजा बनता है, जो कि हेलियोडोरस को भेजता है बागभद्र के दरबार में शुंग वंश के समय पे। तो ये सभी फैक्ट्स आप लोगों को याद होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं। तो भागभद्र के समय ही हेलियोडोरस आया था, जिसका संबंध विदिशा के बेशनगर स्तंभ से या गरुड़ स्तंभ से माना गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कहता है जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके कनिष्क से, अशोक से, पुष्यमित्र शुंग से या बिंदुसार से। याद रखना है अशोक से इनका संबंध है। और जो दतिया का गुर्जरा अभिलेख है ना दोस्तों, इससे आपको अशोक का नाम अशोक मिलता है। भारत में 2 ही ऐसे लेख हैं, एक तो दतिया का गुर्जरा और दूसरा है मास्की, जो कर्नाटक में है। ये दोनों के दोनों का संबंध अशोक से है और इन दोनों में अशोक का वास्तविक नाम मिलता है अशोक वर्धन। बाकी जितने भी अभिलेख है ना अशोक के भारत में, उनसे अशोक का नाम देवों के प्रिय शासक के तौर पर प्रतीत होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये कहां है? दतिया में है। और रूपनाथ का जो अभिलेख है दोस्तों वो जबलपुर में है, लेकिन याद रखिएगा 1998 में जबलपुर से कटनी अलग हो गया था, तो वहां आपको ये वर्तमान में दिखाई पड़ता है। और अशोक जो है वो 304 बीसी में जन्म होता है दोस्तों, याद रखिएगा। पिता का नाम जो था अशोक के वो बिंदुसार था, ये भी याद रखिएगा। और अशोक जो है वो 269 बीसी में राजा बना था, ये भी याद रखना। और 261 बीसी में हुआ था कलिंग युद्ध। कलिंग कहां है दोस्तों? उड़ीसा में था। सिल्क रूट के लिए इसने ये लड़ाई की थी। जब कई सारे लोगों की इसमें मृत्यु हो गई तो हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने अहिंसा का रास्ता अपना लिया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बराबर 232
BC के आसपास अशोक की मृत्यु हुई थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अशोक के बाद के उत्तराधिकारी अगले 50 सालों तक मजबूत नहीं है, इसी कारण से आप मौर्य साम्राज्य का पतन भी देखते हैं अशोक के बाद से। क्लियर। अशोक के टोटल हम लोगों को दोस्तों 14 शिलालेख मिलते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए, तो ये अशोक के बारे में हम लोगों ने बात की कि अशोक क्या है। अच्छा, अशोक के जो लेख हैं दोस्तों, वो सबसे पहले 1750 में खोजे गए थे। किसके द्वारा? टी फ्रेंथलर के द्वारा। टी फ्रेंथलर के द्वारा 1750 में पहली बार खोजे गए थे और लगभग 1833 के आसपास जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के इन लेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। तो एग्जाम में अगर ये पूछे कि अशोक के लेख पहली बार कब खोजे गए थे, तो 1750 में किसने खोजे थे? तो टी फ्रेंथलर ने। और सबसे पहले किसने पढ़े थे? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। क्लियर। टोटल कितने शिलालेख मिले हैं? 14 शिलालेख मिले हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहां पर किससे संबंध है? तो अशोक से संबंध है, दतिया और रूपनाथ के अभिलेखों का। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहां थी? ऑप्शन है सांची में, उज्जैनी में, महेश्वर में या ओंकारेश्वर में। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो महान शासकों में शामिल था, गुप्त राजाओं के, गुप्त काल के जो शासक रहे उनमें महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी याद रखिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसने विक्रमादित्य की उपाधि शकों को पराजित करने के बाद, याद रखिएगा, शकों को पराजित करने के बाद धारण की थी। इसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय, जो शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था, उसको पराजित किया था और उसके बाद इसे शकारी भी कहा गया। और इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, ये याद रखिएगा। और सबसे महान अगर विक्रमादित्य कोई रहा है तो वो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय रहा है, जो कि एक गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल आपको देखने को मिलता है 375 एडी से लेकर लगभग 415 एडी के बीच में। क्लियर। और इसके समय गुप्त साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ और गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा, पीक पॉइंट पर पहुंचता है किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। इसी के कारण ही गुप्त काल को आप भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। किसकी दृष्टि से? स्थापत्य कला की दृष्टि से प्राचीन काल में गुप्त काल जो है वो भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। और अगर इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों, तो वो उज्जैनी थी। एक राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी और एक राजधानी इनकी उज्जैनी थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको राजधानी बनाया था? उज्जैनी को राजधानी बनाया था, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की एक और इंपॉर्टेंट घटना को अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, 399 एडी में फाहियान नाम का चीनी यात्री जो था भारत में आया था और ये लगभग 414 एडी तक रुकता है। कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक रुकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाहियान किसके दरबार में भारत आया था? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और कब आया था? तो 399 एडी में आया था। कितने वर्ष रुका था? तो 15 वर्ष रुका था। और इन्होंने यहां रुककर फोक्यो की, याद रखिएगा, फोक्योकी नामक ग्रंथ की रचना भी की थी, जिससे हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी बहुत बड़े स्तर पर मिलती है। और इसकी जानकारी देते हुए फाहियान ने कहा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चांडाल नाम की जाति होती जिसको बहुत ज्यादा अछूत माना जाता था। क्लियर। तो ये सब चीजें फैक्ट्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। फाहियान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? तो बोलेंगे उज्जैनी क्षेत्र से था, जिसको इसकी राजधानी बनाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हमको दोस्तों 9 रत्नों की जानकारी देखने को मिलती है। और इन 9 रत्नों में आपको अमर सिंह जैसे, धनवंतरी जैसे, आपको बेताल भट्ट जैसे, वराहमीर हो, कालिदास जैसे विद्वान देखने को मिलते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ऑप्शन है चंदेल वंश, शुंग वंश, प्रतिहार वंश या परमार वंश। याद रखिएगा, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो लगभग 950 से लेकर 1050 एडी के बीच में 100 वर्षों के दौरान बनाए गए हैं। और चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया था, जो कि राजपूतों की एक शाखा थी और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के इस क्षेत्र पर शासन करती थी। याद रखिएगा, खजुराहो जो है इसको आप जेजाक भुक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेजाक भुक्ति भी कहा जाता है। और ये इनकी राजधानी थी चंदेलों की, ये भी ध्यान रखना है। चंदेल वंश की नींव रखी थी लगभग 871-31 एडी के आसपास। किसने रखी थी दोस्तों? नन्नुक ने रखी थी। इसको आप लोग चंद्रवर्मन के नाम से भी जानते हैं। सभी चंद्रवंशी राजा थे। और जब आप खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें एक नग्न आर्ट का प्रदर्शन किया गया है, जो कि वात्सायन के, याद रखिएगा,
वात्सायन के कामसूत्र से प्रेरित है और कहीं ना कहीं इनको 1986 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें भी शामिल किया गया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो आप बताएंगे 1986 में। और खजुराहो जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के छतरपुर से संबंधित है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खजुराहो का संबंध किससे है तो छतरपुर से, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर। अब यहाँ एक और चीज याद रखिएगा कि खजुराहो के जो मंदिर बनाए गए ना उनका संबंध जैन धर्म से भी है, हिंदू धर्म से भी है और शैव धर्म से भी है। तीनों धर्मों से संबंधित व्यवस्था आपको खजुराहो में देखने को मिलती है। और 100 सालों के भीतर ये जो मंदिर बनवाए गए हैं इनमें यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर आपको देखने को मिलता है कंदारिया महादेव का मंदिर। याद रखिएगा जो कंदारिया महादेव का मंदिर जो है ना वो खजुराहो के सभी मंदिरों में एक बड़ा मंदिर है जिसकी स्थापना लगभग 999 एडी के आसपास राजा धंगदेव ने करवाई थी, जो कि एक महान शासक था चंदेलों का। क्लियर। और ये भी राजपूतों की एक शाखा थे, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपने खजुराहो क्षेत्र में प्रचलित इन मंदिरों की बात की है जो कि भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं पर्यटन की दृष्टि से। मध्य प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राजा भोज की कृति नहीं है। ऑप्शन है आपके सरस्वती कंठाभरण, सम्रांगण सूत्रधार, विद्या विनोद, चरक संहिता। सही उत्तर है आपका दोस्तों चरक संहिता। चरक संहिता दोस्तों चरक ने लिखी थी, जिनको आप शल्य चिकित्सा के लिए जानते हैं। और चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कनिष्क वही राजा है जिसने 78 एडी में शक संवत चलाया था, जो कि भारत सरकार का एक संवत के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है। तो शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था, जिसके दरबार में चरक रहते थे। और चरक संहिता जो है चरक ने लिखी थी। तो यहां पर आपका ऑप्शन चरक संहिता है। इसके अलावा ये तीनों जो कृतियां हैं ये राजा भोज की कृतियां हैं। दोस्तों राजा भोज महान राजा तो थे ही, लेकिन साहित्यकार भी थे। और इसके साथ साथ इन्होंने स्थापत्य की दृष्टि से बहुत सारे काम करवाए हैं। इसमें आप लोग याद रखिएगा भोजताल जो है भोपाल का वो भी बनवाया है। भोजपुर का शिव मंदिर जो है रायसेन में वो भी राजा भोज ने बनवाया, याद रखिएगा। और एक सरस्वती मंदिर बनवाए इन्होंने, कहा धार में। इसको आप भोजशाला के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका महाकाल का मंदिर है उज्जैन का, वो भी राजा भोज के द्वारा ही बनवाया गया है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट जो स्थापत्य के काम है वो राजा भोज के द्वारा करवाए गए थे। और कई सारे ग्रंथ भी राजा भोज ने लिखे थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के इलाके पे लगभग 1015-18 से लेकर 1060 के बीच में शासन किया है। क्लियर दोस्तों। और इनकी राजधानी प्रारंभ में उज्जैन थी और राजा भोज जो थे वो राजधानी कहां ले गए थे? धारा नगरी धार ले गए थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और राजा भोज का संबंध था दोस्तों परमार डायनेस्टी से। और ये याद रखिएगा कि राजा भोज की प्रतिमा भी आपको भोपाल के जो भोज तालाब है उसके पास में दिखाई पड़ती है, जो कि पर्यटन का एक इंपॉर्टेंट केंद्र के तौर पर स्थापित है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है रामगढ़ की झांसी की रानी उपनाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है? तो रानी दुर्गावती, कमलाबाई, रानी अवंतीबाई, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई जो है दोस्तों वो मंडला के क्षेत्र पर शासन कर रही थी। और इन्होंने 20 मार्च को 1858 में 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। इनकी सहायिका जो थी दोस्तों वो गिरधारी बाई थी, और गिरधारी बाई भी इनके साथ साथ वीर गति को प्राप्त हुई। दोनों की समाधि हम बात करें दोस्तों तो आपको मंडला में समाधि दिखाई पड़ती है इनकी। रानी अवंतीबाई जो रही दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1831 में, ये आप लोगों को ध्यान रखना। और जन्म कहां हुआ था? सिवनी में हुआ था। इनकी शादी हुई थी दोस्तों विक्रमादित्य जी से। विक्रमादित्य जो थे वो रामगढ़ के राजा थे और इनसे इनकी शादी हुई थी। लेकिन विक्रमादित्य का जो इंटरेस्ट था दोस्तों वो धार्मिक कार्यों में था, तो वो धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे। इसलिए रानी अवंतीबाई ने शासन का कार्यभार संभाला और शासन किया। लेकिन जब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया तो फिर अंग्रेजों से लड़ाई में भी रानी अवंतीबाई बहुत आगे रही, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से आप लोग जानते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों का बहुत ही वीरता के साथ सामना किया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका
निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? ऑप्शन है आपके सोन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या नर्मदा नदी। सही उत्तर है आपका दोस्तों सोन नदी। सोन नदी जो है वो लगभग 780 किलोमीटर बहती है और मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाह है इसका जो उद्गम होता है ना दोस्तों वो अमरकंटक से होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अमरकंटक जो है दोस्तों वो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है इसकी सर्वोच्च चोटी है, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। सर्वोच्च चोटी जिसकी ऊंचाई लगभग 1066 मीटर के आसपास है। तो अमरकंटक के उत्तर से सोन नदी का उद्गम होता है जो यूपी से होते हुए, छत्तीसगढ़ से होते हुए एमपी में बहते हुए अंत में कहां जाती है? बिहार में। और बिहार में जो पटना है ना यहां पर जाकर ये गंगा में मिल जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सोन नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहकर गंगा में मिलने वाली इस क्षेत्र की सबसे लंबी नदी के तौर पर जानी जाती है। और इस पर शहडोल जो है दोस्तों याद रखिएगा, शहडोल जो है इसके देवनूद में इस पर एक परियोजना भी स्थापित की गई है जिसको कहा जाता है बाण सागर परियोजना। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थापित की गई तो आप बताएंगे कि सोन नदी पर स्थापित की गई मध्य प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। कौन सी परियोजना? बाण सागर परियोजना। ठीक है, चलिए जो शहडोल में स्थापित है, देवनूद में बांध बनाया गया है इस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, भालकुंड जलप्रपात कहां स्थित है? ऑप्शन है आपके भेड़ाघाट पे, नरसिंहपुर में, सागर में या रीवा में। याद रखिएगा कि सागर में जो राहतगढ़ है यहीं पर आपको भालकुंड जलप्रपात देखने को मिलता है, जैसे राहतगढ़ प्रपात के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जो कि बीना नदी पर स्थापित है दोस्तों। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कहां है? सागर में है। इसको राहतगढ़ प्रपात के नाम से भी जानते हैं और बीना नदी पर है ये। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है बरनार, कानर, देव या बंजर। सही उत्तर है आपका दोस्तों बंजर नदी जो है दाएं तट से मिलती है नर्मदा पे, ना कि बाएं तट से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10 कहता है लाल पीली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 5.5 से 8.5 के बीच, 6.5 से 9.5 के बीच, 7.5 से 9.5 के बीच, 8.5 से 11.5 के बीच। तो याद रखिएगा लाल पीली मिट्टी का पीएच मान होता है 5.5 से 8.5 के बीच में। क्लियर? पीएच मान जो होता है इसका मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन के अणु जो होते हैं दोस्तों वो किसी भी तत्व के अम्लीय होने का या क्षारीय होने का गुण को बताते हैं। और अगर किसी का पीएच मान 7 से कम होता है तो याद रखिएगा वो अम्लीयता को दर्शाता है। और अगर किसी चीज का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है तो याद रखिएगा वो क्षारीयता को दर्शाता है। और अगर पीएच मान 7 है तो इसका मतलब उदासीनता को, न्यूट्रल जो है चीज उसको दर्शाता है। और यहाँ पर याद रखिएगा लाल पीली मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच में होता है। अगर काली मिट्टी का पीएच मान आप लोगों से पूछ ले तो बताएंगे 6.3 से 6.4 के बीच में होता है काली मिट्टी का पीएच मान, मतलब ये अम्लीय प्रकृति की होती है। और अगर आपसे जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान पूछ ले तो बताएंगे 7 होता है, मतलब न्यूट्रल होती है। ये याद रखना है। ये 3 मिट्टियों का ही बेसिकली आपसे पीएच मान एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 11 कहता है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है हलाली, नर्मदा, चंबल या ताप्ती। सही उत्तर है आपका दोस्तों नर्मदा। नर्मदा को इसमें शामिल नहीं किया गया था। 1995 में सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत नदी के प्रदूषण को कहीं ना कहीं कम करने, उसके निवारण करने की पहल की जा रही है। तो ये परियोजना 1995 में शुरू की गई थी नदी जल के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए। क्योंकि नर्मदा नदी की व्यवस्था पूरी अलग है दोस्तों, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया था उस समय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तवा बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन है नर्मदा पर, बारना पर, तवा पर या बेतवा पर। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि तवा बांध तवा नदी पर है, जो कि याद रखिएगा होशंगाबाद में स्थापित किया गया है। इसकी घोषणा याद रखिएगा दोस्तों 1964 के आसपास की घोषणा हुई थी। 1967 में इसका काम प्रारंभ हुआ था
और 1974 तक आते आते इसका काम पूरा हो गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना। और 1996 तक आते आते इसमें प्रोडक्शन भी चालू हो गया था। तो ये तवा नदी पर स्थित महत्वाकांक्षी परियोजनाएं होशंगाबाद में स्थापित की गई है, ये भी ध्यान रखना है। और एक और बात याद रखिएगा कि जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होता है वो उसका क्षेत्र यहाँ पर लगता है। जब तक तवा रिजर्वायर, तवा बांध नहीं बना था तब तक यहाँ पर पानी की कमी के कारण जानवरों की संख्या तितर बितर हो जाती थी, ज्यादा मिलता नहीं था। लेकिन इस बांध के बनने से यहाँ पर जानवरों का भी संकेंद्रण ज्यादा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने बात की किसकी, तवा बांध की, जो कि तवा नदी पर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 कहता है मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी है? ऑप्शन है 1.25 हेक्टेयर, 2.25 हेक्टेयर, 0.25 हेक्टेयर या फिर 4.25 हेक्टेयर। याद रखिएगा सही उत्तर है 2.25 हेक्टेयर। मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या है उसमें हर एक व्यक्ति को लगभग 0.25 हेक्टेयर भूमि प्राप्त है, ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन है जबलपुर में, ग्वालियर में, धार में या इंदौर में। सही उत्तर है आपका दोस्तों जबलपुर में। जबलपुर में 2 अक्टूबर 1964 को स्थापित किया गया था और ये मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 2 अक्टूबर को 1964 में। लेकिन देखें तो मध्य प्रदेश में आपको 2 कृषि विश्वविद्यालय देखने को मिलते हैं, जिसमें दूसरा कृषि विद्यालय जो है वो राजमाता विजयाराजे सिंधिया विश्वविद्यालय है कृषि का, जो ग्वालियर में है और जिसे 2008 में स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, एक ग्वालियर में है और एक जबलपुर में है। ग्वालियर में जो है वो 2008 में स्थापित हुआ और जबलपुर में जो है वो 1964 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 2005-6, 2003-4, 1999 सन 2000, 2001। सही ऑप्शन है आपका 1999 सन 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को शुरू किया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। और एक और चीज आपको याद रखना है, इस योजना का उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते, कीटों के चलते या बीमारियों के चलते जो किसानों की फसल खराब हो जाती है उस पर उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाए। और जब से जनधन योजना के माध्यम से किसानों के बैंक खाते खुले, तब से सभी को जो भी सहायता होती है वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि कृषि विभाग द्वारा प्रदेश को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2 भाग में, 5 भाग में, 7 भाग में या 9 भाग में। याद रखिएगा 5 भाग में। तो कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है? तो 5। कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो 11। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कहता है मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1978, 1980, 81, 1985, 86, 1991, 92 में। तो सही उत्तर है आपका दोस्तों 1977-78 में राज्य भूमि विकास निगम की स्थापना की गई थी, जो भूमि संबंधी विकास कामों को करने के लिए जिम्मेदार व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सागौन के वन प्रदेश के क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? ऑप्शन है 17%, 15%, 23% या 20%। याद रखिएगा 17% आपका सही उत्तर है, लेकिन सागौन के जो वन होते हैं वो लगभग 17.88% क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो प्रजाति मिलती है जंगल में पेड़ों की, वो आपको सागौन के वृक्ष की मिलती है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में साल के वृक्ष ज्यादा होते हैं, जो लगभग 16.54% के आसपास है। क्लियर, याद रखिएगा कि बैतूल जो है उसको सागौन जिला भी बनाया गया है। सागौन के उत्पादन की दृष्टि से उसको अभी कहीं ना कहीं केंद्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कहता है राजकीय पक्षी शाह बुलबुल का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन है आपके फैन में, सरदारपुर में, केन में, रातापानी में। सही ऑप्शन है आपका सरदारपुर में। सरदारपुर का जो अभ्यारण्य है ना दोस्तों, वो 1983 में स्थापित किया गया है और ये धार में है। और सरदारपुर में जो अभ्यारण्य है यहाँ पर
पर सिरमौर पक्षी जो होता है, याद रखिएगा, जो खरमौर पक्षी है, खरमौर पक्षी जो होता है इसका संरक्षण होता है। सरदारपुर के अलावा जो आपका रतलाम में सैलाना जो अभ्यारण्य है, यहां पर भी खरमौर पक्षी का संरक्षण होता है। और इसी सरदारपुर में आपको पैराडाइज फ्लाई कैचर या शाह बुलबुल जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है उसका भी संरक्षण दिखाई पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा करेरा जो कि शिवपुरी में है, करेरा जो है वो शिवपुरी में है। और घाटी गांव जो अभ्यारण्य है ना दोस्तों, वो घाटी गांव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है कहां, ग्वालियर में। इन दोनों में लुप्त होने वाली सोन चिड़िया जो है उसका संरक्षण किया जा रहा है। तो ये सभी मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण अभ्यारण्य हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नौरादेही जो सागर में है ना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और राला मंडल इंदौर का जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य, ये भी ध्यान रखना है, बराबर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उद्यानों में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन है बाघ, चीतल, लोमड़ी या सियार। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के वनों में, राष्ट्रीय उद्यानों में आपको चीतल मिलता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 कहता है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है शहडोल में, उमरिया में, डिंडोरी में या सतना में। सही उत्तर है दोस्तों आपका उमरिया में। उमरिया का जो बीरसिंहपुर क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर बीरसिंहपुर 1, 2, 3 इकाई इसकी शुरू की गई है। और पहली इकाई इसकी 1993 के आसपास शुरू की गई थी। और जो यहां पर याद रखिएगा जोइला नदी क्षेत्र है, वहां से इसको पानी का सप्लाई होता है, ये भी ध्यान रखना है। किसको? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र को, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 क्या है वो देखते हैं। कहता है ओरिएंटल पेपर मिल कहां स्थित है? ऑप्शन है अमलाई में, नेपानगर में, देवास में या होशंगाबाद में। सही उत्तर है आपका अमलाई में, जो शहडोल में है। और जो भी कागज निर्माण है दोस्तों यहां होता है, और देश की बहुत सबसे बड़ी कंपनी कागज उत्पादन करने की जो बिड़ला ग्रुप के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा, जो बिड़ला ग्रुप है उसके अंतर्गत आती है ओरिएंटल पेपर मिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 कहता है कीटनाशक औषधियों के निर्माण हेतु संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है पीतमपुर धार में, मंडीदीप भोपाल में, बीना सागर में या बानमौर मुरैना में। सही उत्तर है आपका दोस्तों बीना सागर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मध्य प्रदेश में किस उद्योग के लिए तेंदुपत्ता उपयोग होता है? ऑप्शन है दिया सलाई उद्योग, बीड़ी उद्योग, लाख उद्योग या गोंद उद्योग। सही उत्तर है दोस्तों आपका बीड़ी उद्योग। बीड़ी जो निर्माण होती है वो तेंदुपत्ता से होता है, याद रखना है। और मध्य प्रदेश जो है वो इस दृष्टि से बहुत आगे है, लगभग 60% तेंदुपत्ते का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, जिसका केंद्र आपको जबलपुर में दिखाई पड़ता है। और मध्य प्रदेश में लगभग 280 के आसपास बीड़ी के कारखाने हैं, याद रखिएगा। तो पूरे देश को बीड़ी पिलाने का काम मध्य प्रदेश ही करता है, ये भी ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश में पहला जो कारखाना बनाया गया था बीड़ी का, वो 1904 में स्थापित किया गया था। तो बीड़ी उद्योग की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है, तेंदुपत्ता यहां पर ज्यादा मिलता है। और एक और बात याद रखिएगा कि वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला भारत का एकमात्र राज्य था, पहला राज्य जो था वो मध्य प्रदेश रहा। और सबसे पहले तेंदुपत्ता के वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1970 के आसपास, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक योजना है जिसको आप बोलते हैं एकलव्य शिक्षा योजना। ये एकलव्य शिक्षा योजना जो है दोस्तों, वो तेंदुपत्ता संग्राहकों के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बड़ी योजनाएं लेकर आए ताकि उनका उद्धार हो सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, आज का अंतिम प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब बनाया गया था? ऑप्शन है 1867 में, 1875 में, 1890 में, 1886 में। सही उत्तर है आपका 1867 में। 1867 में इलाहाबाद से जबलपुर तक रेल मार्ग स्थापित किया गया था और मध्य प्रदेश में भी रेलवे सेवा का प्रारंभ हुआ था अंग्रेजी काल में, ध्यान रखना। क्लियर दोस्तों? तो ये हम लोगों ने आज के 25 क्वेश्चन पे चर्चा की। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम अभी भी आपके कमेंट्स का, डाउट का इंतजार करते हैं। अगर किसी का कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो वो कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। क्लियर? और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर नए 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।